2021 के बाद राज्यसभा के चुनाव होंगे। 24 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर से 4 राज्यसभा के मेंबर चुने जाएंगे। नाम कौन कौन से होंगे उस पर भी अब बात करना लाजमी है। हमने पहले जब खबर ब्रेक की थी तब बताया था कि इतनी तारीख को चुनाव है। अब नामों पर भी डिस्कस होगी और उन समीकरणों पर भी डिस्कस करेंगे कि आखिर किस तरीके के साथ ये इलेक्शन होगी, कौन कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। पर इतना कंफर्म है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी दोनों बड़ी पार्टी हैं, तो दोनों में से एक या दो या 3 या 1 वो डिसाइड होगा। जिस दिन वोटिंग होगी, क्रॉस वोटिंग होती है नहीं होती है वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के जो चुनाव होंगे उसमें 4 लोग जो जीत के जाएंगे उनका समीकरण क्या होगा और जम्मू कश्मीर की सियासत में इसका क्या असर रहेगा। क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर में अगर कहा जाए तो 3 विपक्षी दल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में है, कांग्रेस सत्ता में रहते हुए भी विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, उसके साथ साथ जो इंडिपेंडेंट हैं 1-2 वो भी विपक्ष में ही हैं, महबूबा मुफ्ती भी विपक्ष में ही है। तो फिर 3-4 हो जाते हैं अगर इनको काउंट कर ले। लेकिन एक और बड़ा विपक्ष है जिसकी लड़ाई इन दोनों के बीच में सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिखती है। हम नाम नहीं बताएंगे। तो बात करते हैं प्रवीण जी कि आप सियासत को बड़ी भांति जानते हैं, मुझे पता है पॉलिटिकल साइंस में महारत है। ये जो चुनाव है इसके जो समीकरण होंगे जम्मू कश्मीर की सियासत पर इनका क्या प्रभाव रहेगा, इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए पवन जी, सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि जैसा आपने कहा 2021 में टेन्योर खत्म हुआ था राज्यसभा के मेंबर्स का, तो 2021 से लेकर 2025 तक जम्मू एंड कश्मीर अनरिप्रेजेंटेड था अपर हाउस में। तो 4 लोग जो जीत के जाएंगे वो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करेंगे, जम्मू की आवाज़ वहाँ पे रखेंगे। तो ये मैं कहता हूँ एक बड़ा वेलकम स्टेप है। बहुत पहले हो जानी चाहिए थी ये इलेक्शन, बट कई वजहों से इलेक्शन नहीं हो पाई। बट नाउ सिंस दिस इज हैपनिंग तो हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक नंबर की बात है कि किनके कितने जाएंगे, जो अभी हम स्ट्रेंथ हाउस की देखते हैं, क्योंकि होता क्या है, राज्यसभा की इलेक्शन हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल की इलेक्शन हो, आप हाउस में डिफरेंट पार्टीज की स्ट्रेंथ को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि किसके कितने कैंडिडेट जीतेंगे। तो अभी का जो हाउस की कंपोजिशन है उसमें अगर हम देखें तो मुझे ये लगता है कि क्लियरली 3 सीटें एनसी को जाएंगी, एनसी अलायंस को जाएंगी, और 1 सीट बीजेपी को जाएगी। क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये 3 नोटिफिकेशन से होगा। एक नोटिफिकेशन से 1 सीट के लिए होगा, फिर एक नोटिफिकेशन से दूसरी सीट के लिए होगा। ये दोनों सीटें तो सीधे सीधे एनसी अलायंस को जाएंगी, और जो जिस नोटिफिकेशन से 2 सीटों के लिए इलेक्शन होगा उसमें 1 सीट अलायंस को जाएगी और 1 बीजेपी को जाएगी। दिस इज व्हाट आई बिलीव। दीपक, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से प्रवीण जी बता रहे हैं कि 1 बीजेपी को जा सकती है, 3 जो है वो अदर्स एनसी या अलायंस को जा सकती हैं। हमने एक मुद्दा उस समय भी डिस्कस किया था कि क्या जो उपराज्यपाल नॉमिनेट करेंगे विधायक 5, उनका काउंट किस तरह से किया जाएगा? 28, 5, जिस तरह से प्रवीण जी हमें पहले बता रहे थे कि 42 या 40 का आंकड़ा आएगा, तो उसका क्या प्रभाव रहेगा? देखिए, वही 2 चीजें पवन जी फिर आ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट इस राज्यसभा के चुनावों में है नोटिफिकेशंस। अगर तो चारों सीटों की एक नोटिफिकेशन निकलती है फिर थोड़े समीकरण बिल्कुल अलग होंगे। और जिस तरह से ये चलते आ रहा है, जैसे हमने कल जो नोटिफिकेशन पढ़ी भी थी जो निकली थी इलेक्शन कमीशन की, कि 1971 से जम्मू कश्मीर में जब जब राज्यसभा के चुनाव हुए हैं वो इसी तरीके से लगभग हुए हैं। 3 चुनाव होते हैं 4 सीटों के लिए। मतलब फॉर्मेट पुराना ही है। 2 की 1 नोटिफिकेशन, 1 की 1 नोटिफिकेशन और 1 की 1 नोटिफिकेशन। ऐसी स्थिति में बेसिकली क्या है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी या फिर बाकी जो पार्टियां हैं उनमें बहुत ज्यादा सीटों का गैप है। जहां पर 19-21 का गैप होता है, 4-5 ऊपर नीचे, वहां हम कई बार ये सोच सकते हैं कि क्रॉस वोट हो जाएगा। यहाँ पर क्रॉस वोट जो होने के चांसेस है बहुत कम है। और बीजेपी और पीडीपी में भी गैप बहुत ज्यादा है, यानी कि जो पक्ष और विपक्ष का गैप है वो बहुत बड़ा है। अगर आप पक्ष का टोटल फिगर देखो तो वो 53 बन रहा है। 52 मान के चलिए, तो ये आप बाहर आ गया 52 और 28। अब इसमें गैप की ही अगर हम बात करें तो 34 सीटों का 24 सीट्स का गैप है। 24 सीट्स का गैप का मतलब है कि अगर आपको
कम से कम भी 20 लोग क्रॉस वोट करते हैं छोटी पार्टियों के या पक्ष के, तो आप उस पर कर पाते हो। तो नॉर्मली देखा जाए तो इतना बड़ा क्रॉस वोट होता नहीं, 1 2 का होता है, 2 4 5 का भी हो सकता है। उस केस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए विन विन सिचुएशन इसलिए बन रही है कि जम्मू कश्मीर में जो 2024 के चुनाव हुए हैं ना, उसने वाकई आंकड़े कुछ अलग दिए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ी मेजॉरिटी दे दी, और जो विपक्ष बनाया बीजेपी, उसको जम्मू में एक बड़ी मेजॉरिटी दे दी, और उसके अलावा जो कुल मिलाकर विपक्ष है वो 8-9 सीटों पर सिमट रहा है, जिसमें पीडीपी भी आ जाती है, कांग्रेस, मतलब 6 और 3, 6 कांग्रेस के और 3 पीडीपी के। तो वो जो नंबर 2 पार्टीज रहा करती थी कभी सरकार के हिसाब से, मतलब एक समय था 2002 में कांग्रेस और पीडीपी की गवर्नमेंट बनी थी, 16 और 20 दोनों के पास फिगर थे। आज उनके पास फिगर क्या, 6 और 3। तो अब देखिए वो बहुत कम आंकड़े आ गए हैं, तो वो दोनों पार्टियां तो सोच भी नहीं पाएंगी कि हम कोई अपना राज्यसभा लेकिन मुझे अब राज्यसभा का मुकाबला जो लास्ट हाँ। में राज्यसभा का मुकाबला आ जाता है बीजेपी और एनसी के बीच। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा चाहेगी कि हमारा राज्यसभा में दबदबा रहे और हम इंडिया ब्लॉक का एक बड़ा हिस्सा रहें। कल को हम कांग्रेस के साथ भी चलते हैं तो वो वहां पर वो है रखेंगे। अब बात जो आपने सेकंड पूछी कि अगर 5 नॉमिनेट विधायक आ भी जाते हैं, मुझे लगता है कि फिर भी पोजीशन जो है ना कोई बहुत बेटर बीजेपी के लिए होने वाली नहीं है। हाँ, बीजेपी को इतनी पूरी उम्मीद है कि एक उनका राज्यसभा में चला जाएगा, वो चाहे साम दाम दंड भेद कैसे भी जाए वो जाएगा, वो उतनी फिगर है उनके पास। मगर दूसरे के लिए जद्दोजहद बहुत बड़ी है। अगर दूसरा होता है ना मोहन जी, तो बहुत बड़ी पॉलिटिकल खबर जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। चलो मैं एक चीज पे आता हूं प्रवीण जी की, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि एक सीट जो बीजेपी की हम बता रहे हैं एक ले सकते हैं, उसमें भी विधायक 2 कम पड़ रहे थे। अगर नॉमिनेशन होती है तो 5 बढ़ गए, वो वाला आंकड़ा पूरा हो जाता है अगर होती है तो, ठीक है, वो वाला है। लेकिन मेरा एक सवाल और है कि जैसे मैंने जो खबर ब्रेक की थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने नाम फाइनल कर लिए हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, चौधरी मोहम्मद रमजान 2, तीसरा जहां तो कांग्रेस। तो पवन जी आप ब्रेकिंग भी दे रहे हैं साथ साथ व्यूअर्स को, बिल्कुल कि 2 नाम जो फाइनल हो गए हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया था। अच्छा। ये 1 महीना पहले मैंने खबर चलाई थी इसकी, बकायदा आप न्यूज रूम 24 आवाज पे देख सकते हो कि कौन होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार। ये मैंने तीसरा नाम बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तीसरा अब जहां तो हो सकता है कांग्रेस से एक, या फिर होगा एक बिजनेसमैन है ओबराय। इस पर आप क्या कहें? देखिए, मैं स्पेकुलेट तो नहीं करूंगा क्योंकि ये पार्टीज का प्रेरोगेटिव होता है, उन्होंने किसको सीट देनी है किसको नहीं देनी है। पार्टी बहुत कुछ देखती है, पुराने लोग जो हैं, जो लायल हैं, वेटरन हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया होता है, पार्टी कोशिश करती है कि उनको राज्यसभा में भेजें, और राज्यसभा में ऐसे लोग भेजेंगे, वो भेजना चाहेंगे वो जो उनकी बात को वहाँ अच्छे से रख पाएं। तो नामों को मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा कि बीजेपी का कौन होगा, एनसी का कौन होगा, या कांग्रेस किसको करेगी, लेकिन ये बात पक्की है कि एनसी की तरफ से जो नाम जाएंगे उनमें से 3 लोग एनसी के जीत के जाएंगे। और डॉक्टर फारूक तो होंगे ही होंगे। हो सकते हैं, एक बड़े दिग्गज नेता हैं अपनी पार्टी के, है ना, तो वो जाना चाहेंगे और पार्टी भी अगर करेगी, देखो उनको कोई रोक नहीं सकता राज्यसभा में जाने के लिए। मैंने आपको कहा ना, सिर्फ आपने अपना हाउस में नंबर देखना है, आपका नंबर है तो आप कहीं से भी जिता दे। आप ऐसे आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि कोई दिल्ली से है और वो राज्यसभा के लिए राजस्थान से जीत के आ रहा है, कोई दिल्ली से है तो वो कर्नाटका से जीत के आ रहा है ना। आप मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, असम से जीत के आए थे। तो जिस पार्टी के पास नंबर है ना, कोई भी कहीं से भी उसको जिता के भेज सकते हैं। पार्टी अपना देखती है कि हमें इनको राज्यसभा लाना है, कैंडिडेट है, ये जो हमारा जो भी पार्टी का लीडर है, ये हमारे लिए एक असेट है और राज्यसभा में ये अच्छे से हमारी बात रख पाएगा, पार्टी की बात रख पाएगा। और सर्टनली जैसे मैंने कहा कि जो वेटरन होते हैं, पुराने लायल लोग हैं, पार्टी उनको रिवार्ड करती है बाय सेंडिंग टू द अपर हाउस। दीपक, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो मैंने बता दिया, मैं मेरा एक सवाल करूंगा, उसके बाद आप प्रवीण से सवाल कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की संभावित लिस्ट क्या हो सकती है? देखिए, जैसे ही कल नोटिफिकेशन आई थी ना पवन जी, तो बीजेपी के काफी सारे कार्यकर्ता अपनी तरफ से सोशल मीडिया पे जैसे सरगर्मियां हो जाती है, हालांकि पार्टी के किसी बड़ी नेता ने भी कोई नाम नहीं लिया, वो सरगर्मियों में 2 नाम चलाने शुरू कर दिए थे। एक तो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह, फॉर्मर स्पीकर भी हैं, और दूसरे फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र। देखिए, ये 2 नामों की चर्चा इसलिए भी थी क्योंकि ये दोनों ऐसे चेहरे थे जो
जिनकी बड़ी ज्यादा उम्मीद थी कि पिछली बार एक को टिकट नहीं मिली और दूसरे अपना चुनाव हार गए, और उसके बाद सबको ये लगता था कि पार्टी ने इनको एडजस्ट करना है कहीं ना कहीं। उसमें तीसरा जैसे नाम था कविंद्र गुप्ता जी कविंद्र गुप्ता जी का, तो उन्हें तो एडजस्ट कर दिया पार्टी ने। बेसिकली ये एडजस्ट करने की बात होती है, जब आप अपनी आखिरी इनिंग खेलनी होती है तो फिर पार्टी आपको एडजस्ट करती है आपकी लॉयल्टी को लेकर, आपने जो अपना समय दिया, जीवन दिया पार्टी के लिए। और ये बीजेपी में तो खासतौर पर माना जाता है कि वो अपने पुराने सोल्जर्स को एडजस्ट जरूर करते हैं। अब ये दो नाम तो बीच में हैं, मगर जैसे परवीन जी भी बेहतर जानते हैं बीजेपी को, आप भी बेहतर जानते हैं कि बीजेपी में एक चीज बहुत खास रही है, जिसकी चर्चा होती है वो नाम ऊपर वो का आता ही मार। नहीं है, हाँ, नया तो चेहरा आ जाता है। बीजेपी में तकरीबन ऐसे नेता भी हैं जिसकी हमने बात करते थे पिछली बार भी, जब चुनावों में बात होती थी तो यही कहते थे सारे कि भाई साहब चर्चा मत करिए, चर्चा नहीं होगी तो शायद नाम आ जाए, क्योंकि वो दिल्ली बैठे हुए या नागपुर बैठे हुए लोग ये देखते हैं कि चर्चा कौन करवा रहा है, कई बार उनको लगता है खुद भी चर्चा करवाई जा रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी से एक जो पहला संभावित कैंडिडेट उनका होगा वो वही कैंडिडेट होगा जिसको दिल्ली ने ये सोचा होगा कि बनवाना है। फिर जो दूसरा कैंडिडेट होगा वो फिर मैं आपको इंसिडेंट बताता हूं, बीजेपी के साथ ऐसे हुए थे जब बीजेपी की जम्मू कश्मीर में सरकार थी पीडीपी के साथ, जो कहते हैं डार्क हॉर्स, जो अचानक से आए और ऐसी कृपा हुई कि जीत गए। वो दोनों कौन थे? एक तो शमशेर सिंह मनास ने तो जीतना था, दूसरे चंद्रमोहन शर्मा को उतारा था गुलाम नबी आजाद के सामने। तो बहुत सारे लोगों ने अंतर खाते ये बोला था कि चंद्रमोहन शर्मा जी पुराने नेता थे, उनको कहीं बताना था कि हमने आपको टिकट दिया इसलिए उतारा, क्योंकि बीजेपी को दिल्ली में पता था कि गुलाम नबी आजाद से जीतना आसान नहीं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ऐसी पर्सनैलिटी थे, ना केवल कांग्रेस, 16 तो कैंडिडेट थे कांग्रेस के, उनको आजाद को भी पता था नंबर बहुत कम है, मगर आजाद जो गणित के बहुत माहिर माने जाते थे, आज भी होंगे, वो अपने लिए चीज मैनेज करना जानते थे और उन्होंने वो सीट मैनेज कर ली। दूसरा इंसिडेंट तब हुआ जब एमएलसी के लिए बीजेपी ने विक्रम रंधावा को उतारा और उनको ये कह भी दिया गया था, फिलहाल तो अभी चलो वो बाहू से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही यहाँ से विधायक है, तब उनको ये कह भी दिया गया था पार्टी द्वारा कि आप मैनेज कर लीजिए अगर कर सकते हैं, और कुछ ऐसा मैनेज हो गया कि वो एमएलसी बन के पहुंच गए हाउस के अंदर, अपर हाउस में। तो ये ऐसी चीजें हैं। अब डिपेंड ये करता है कि दूसरा कैंडिडेट बीजेपी कौन लाती है। चर्चाएं ये भी हैं कि अगर बीजेपी दूसरा कैंडिडेट जम्मू कश्मीर के बाहर से लाते हैं तो फिर वो मैनेज करके लाएंगे, और अगर उन्हें सिर्फ यही है कि अपने हमें उतारना है कैंडिडेट, तो फिर वो जैसे प्रवीण जी कह रहे हैं कि 3 के चांस एनसी के बन रहे हैं, फिर वो तकरीबन उनको सिर्फ एक नाम देने की बात आएगी। मगर अभी तक जो लग रहा है, जैसे पवन जी आपने कहा, कांग्रेस के चांसेस कहीं भी बनते नजर नहीं आ रहे। हालांकि कांग्रेस में अंदर खाते चर्चाएं चल रही हैं कि उमर अब्दुल्ला से और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से एक बैठक होगी, एक सीट हमें दे दीजिए, मगर ये उन पर डिपेंड करता है। देखिए एनसी जिसे चाहेगी एनसी जिता सकती है, वो जिता सकती है, मगर एनसी जिताना क्यों चाहेगी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रवीण जी एक सवाल, समीकरण कैसा होगा? पहली सीट, दूसरी पर 2, फिर 3 नोटिफिकेशन होगी, कितने कितने वोट, क्या क्या परसेंटेज रहती है, वो थोड़ा डिटेल आप बता दीजिए। देखिए ऐसा होता है, इसमें जो फार्मूला रहता है ना, वो इस तरह से होता है, टोटल वोट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, जितने लोगों को इलेक्ट करना है +1 तो जब एक सीट की इलेक्शन होगी तो आपने 88 को डिवाइड करना है बाई 2 +1, वो जीत जाएगा। उनका उतना नंबर, उतना 45 उतना नंबर उनका नंबर एनसी के पास ही होगा। ऐसे ही दूसरी सीट के लिए भी होता है, तो वो भी एनसी के खाते में जाएगी। लेकिन जब 2 सीटों के लिए होना है तो 88 इज टू बी डिवाइडेड बाई 3 +1, है ना। तो उसके लिए जो नंबर चाहिए बीजेपी 29-30 जो भी है उसके करीब बीजेपी है। अगर नॉमिनेटेड होंगे तो फिर तो आसान। दूसरा जो है दूसरा इलेक्शन होगी ये चारों, इसमें नॉमिनेटेड कुछ नहीं है। अगर नॉमिनेटेड एमएलए पहले हो जाते हैं नहीं, फिर बीजेपी की तो एक सीट तो आसान है ही है, एक तो कर लेंगे। ऐसा तो इनके 28 है ना। अब मगर उसमें एक और चीज है पवन जी, जरूरी नहीं है कि 5 सीट जो हम नॉमिनेटेड हो वो बीजेपी की हो। अगर वो 3-2 की रेशो बनती है, 3 बीजेपी 2 एनसी, तो एनसी के भी 2 बढ़ जाएंगे। ऐसे में पहले तो ये है कि नॉमिनेशन तब तक होती भी है कि नहीं होती है, अगर होती है किन लोगों को किया जाता है ना, और वो किस किस को वोट करते हैं, ये सब बाद की बातें हैं। तो मुझे जो मैंने जैसे कहा कि हाउस की कंपोजिशन को देख के मुझे लगता है कि 3 सीट्स कंफर्टेबली एनसी अलायंस को जाएंगी और 1 सीट बीजेपी को जाएगी। आपको इस बात देखिए प्रवीण जी, मैं एक चीज कर रहा था कि बेसिकली हम जो आज चर्चा करें यही है, किसके कितने जाएंगे राज्यसभा, है ना, मेन बात है, और कौन जाएगा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे एक और चीज लग रही है, आपने वैसे
बहुत सारे लोगों को नाराज कर दिया होगा 2 लोगों का नाम लेके। नहीं, बीजेपी में तो मैंने वही कहा ना, ये जो 2 नाम लिए शायद वो ना नाराज हो जाए कि हमारा ले लिया तो हमारा नंबर पीछे हो जाएगा। Okay. क्योंकि ऐसी बात नहीं है। मगर बीजेपी में मुझे ये लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में अब ये कहा नहीं जा सकता, बहुत डीप और सीक्रेट चीजें होती हैं कि कहीं पर अगर बीजेपी ने मूड बनाया हो कि हमें ये सेकंड राज्यसभा से सीट एक निकालनी है और कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारा जाए जो मैनेज कर ले, या फिर कोई ऐसा चेहरा दिया जाए जो बीजेपी का ना हो और इंडिपेंडेंट हो और वो कहीं मैनेज कर पाए कश्मीर से, तो शायद कहीं ना कहीं समीकरण कुछ बदल सकते हैं। बट 2 एनसी की पक्की है मुझे लगता है। देखिए ऐसा है, राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टी जिसको जिताना चाहे, जिनके पास नंबर है वो जिता सकते हैं। एनसी अगर ये डिसाइड कर ले कि हमने चारों बीजेपी के जिताने हैं तो उनके कैंडिडेट्स को वोट कर देंगे, वो जीत जाएंगे। पर ऐसा एनसी करेगी क्यों? नहीं, मैं 2 की तो कह रहा हूँ, एनसी की पॉसिबिलिटी नहीं है कि 2 लोग 3 एनसी को जाएंगी, 1 सीट बीजेपी को जाएगी। जो अभी हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं, जो कंपोजिशन है हाउस की, जो हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी के 2 आ जाएंगे, वो तो देखो अगर कल को एनसी बीजेपी की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो कोई ऐसा नाम लाते हैं सामने जिसको वो सपोर्ट कर देते हैं, कोई भी पहुंच जाएगा। क्या बट ऐसा होता नहीं है। क्या पीडीपी पीपल कॉन्फ्रेंस और कुछ इंडिपेंडेंट्स कुछ भी करेंगे? देखो ज्यादा स्कोप नहीं है, स्कोप नहीं है। जिस बार की आपने बात की ना, जब 20 कांग्रेस के पास थे, 16 पीडीपी के पास थे और उस वक्त 28 एनसी के पास थे, वो कुछ बात अलग थी क्योंकि तीन पार्टियां थी। आज पीडीपी हैज बीन रिड्यूस्ड टू 3 सीट्स ओनली। कांग्रेस के पास सिर्फ 6 हैं। तो वो स्कोप नहीं रहा कि वो उस तरह की कोई मैनिपुलेशन हो सकती है, और कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी। एनसी क्यों चाहेगी कि कोई और जीत के आए? मुझे तो, आपने अभी जैसे बात की, सपोज एनसी और कांग्रेस का अलायंस है, एनसी अगर चाहती है कांग्रेस के किसी कैंडिडेट को जिताना, एनसी जिता सकती है। उतने एमएलए जितने चाहिए उतने उसके फेवर में वोट करेंगे, वो जीत जाएंगे। गुलाम नबी आजाद उतरते हैं चुनावों में, देखो उनको आज की डेट में कौन सपोर्ट करेगा? मुझे बताइए। मुझे नहीं लगता कोई भी है जो उनको सपोर्ट करेगा इस वक्त। किस लिए करेंगे? कोई पार्टी क्यों चाहेगी किसी ऐसे उसको लाना जो उनकी पार्टी का नहीं है? ना उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, ना वो कांग्रेस के हैं, ना वो पीडीपी के हैं, ना वो एनसी के हैं। उनको क्यों जिताया जाएगा? उन्होंने अपनी पार्टी खत्म तो ये तो सिर्फ बात करने वाली बात है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। एनसी अपने 3 कैंडिडेट जिताएगी, आप देखिएगा, और वो 3 लोग राज्यसभा में जाएंगे। और बीजेपी के लिए है कि बीजेपी को 1 सीट पक्का मिलेगी, बीजेपी का 1 कैंडिडेट जीत के जाएगा। बाकी ऑल सेड एंड डन, एक बात कहेंगे, राज्यसभा की इलेक्शन में पार्टी जिसको चाहे उसको जिता के भेज सकती है, बट नंबर होना चाहिए, उनके पास नंबर होना चाहिए। अगर उनके पास वो रिक्विजिट नंबर है तो वो और उस हिसाब से जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस विन विन सिचुएशन में। हाँ, मैं तो ये कहूंगा सबसे बड़ी बात ये है, मैंने जैसे कहा, ये अच्छा नहीं लगता कि इतने सालों तक जम्मू एंड कश्मीर का कोई रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में नहीं। जम्मू कश्मीर जो भी कारण रहे हो, 4 लोग, चाहे वो एनसी के हो, चाहे वो किसी और पार्टी के हो, बीजेपी के हो, हमारे लोग राज्यसभा में होने चाहिए, हमारी बात रखने वाले लोग होने चाहिए। तो अब चाहे देर से ही कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तो इलेक्शन हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारी बेस्ट विशेस हैं, सब जो एस्पिरेंट्स हैं उनको हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। अब नंबर्स की गेम है, जिसके पास ज्यादा नंबर्स होंगे उनके ज्यादा लोग जीत के जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास 28 हैं, अगर नॉमिनेटेड होते हैं 5, उनमें से कितने बीजेपी के होंगे, लेकिन 30 का आंकड़ा पार हो जाएगा। 1 सीट तो कंफर्म है कि 1 उनका भी जाएगा। लेकिन 3 में एनसी के कितने होंगे, जहां पर कोई बाहरी आएगा, उसके बाद क्या समीकरण बदलेंगे। हो सकता है कोई ऐसा कैंडिडेट, जैसा मैंने पहली बार कहा था, कि ऐसा चेहरा आ जाए जिसके ऊपर दोनों पार्टियां सहमत हो जाए, तो वो नया चेहरा भी पहुंच जाए। खैर, 4 लोग जम्मू कश्मीर से ही जाएंगे, जैसा कि प्रवीण जी कह रहे हैं कि एक बड़ी अच्छी खबर है कि 4 साल हमारा वहां पर कोई भी नुमाइंदा नहीं था, अब 4 जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि राज्यसभा में भी जम्मू कश्मीर की बात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।